हाय गाइस, आप लोगों के काफी जे रिलेटेड सवाल थे। सो दिस वीडियो इज एन इंटरव्यू विद आर के वर्मा सर, हु इज द फाउंडर ऑफ रेजोनेंस कोटा। वो वहाँ पे 25 साल से जेई के लिए फिजिक्स की तैयारी भी कराते हैं बच्चों की, एंड ही इज अ ग्रेट गाइड एंड मोटिवेटर। तो मेरे को लगा कि उनसे बेटर कौन होगा यार। तो आई हैव ट्राइड टू कीप द क्वेश्चंस एज एक्सटेंसिव एज पॉसिबल, ताकि आई थिंक सब कुछ कवर हो जाए। फिर भी कुछ बच जाता, कुछ डाउट्स रहते तो कमेंट करो, अपन देख लेंगे। बाकी आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन जनरल। एंड हाँ, स्पेशल शाउट आउट टू सर फॉर taking out his precious time to motivate and guide people. देखो वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरे को तो क्वेश्चन आया था कि भैया जेई की तैयारी कैसे करनी है, या फिर आपने जेई की तैयारी कैसे की थी। तो जो क्वेश्चंस की टोन में ना कहीं सर ऐसा लग रहा था कि बच्चे पूछ रहे कि ये जेई नाम का जो राक्षस है, जो दैत्य है, इतना बड़ा दिख हम्म। रहा है, जिसका इतना हाँ। सारा सिलेबस है, और फिर इतने सारे हाँ। बच्चे पार्टिसिपेट करते, वो एंट्रेंस एग्जाम में इतने सारे बच्चे हाँ। एग्जाम देते हैं, तो कैसे होगा ये। मतलब ऐसा लगता है कि अभी किताबें खोली भी नहीं है, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया भी नहीं, और हथियार डाल दिए कि हमसे तो ना हो पाएगा भाई। तो इस हम्म। मेंटेलिटी से बाहर निकल के कैसे जेई के लिए तैयारी करनी चाहिए बच्चों ने। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जेई नाम का जो अभी दैत्य बोला है ना, तो ये हकीकत में तो ये है कि ये वास्तव में बहुत बड़ा दैत्य तो है। इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि जेई का एग्ज़ाम वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। इंडिया का तो सबसे टफेस्ट है ही, लेकिन 12th के लेवल पे ये इंडिया का भी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। और इसको ऐसा नहीं कि इंडिया में ही इस चीज़ को इस रूप में माना जाता है, बट कई फॉरेन के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने भी अपने वीडियो रिलीज़ किए हैं इस एग्ज़ाम की इस स्पेशल क्वालिटी के बारे में। लेकिन एट द सेम टाइम, जिन बच्चों के अंदर लगन है, जिन बच्चों के अंदर डिटर्मिनेशन है, जिन बच्चों को वास्तव में इस टारगेट को अचीव करने की ललक है और जुनून है, और उनके साथ अगर एक प्रॉपर गाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन या गाइड करने वाले टीचर्स की टीम उसके साथ जुट जाए, और उसके मार्ग निर्देशन में बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से काम करे, तो इस दैत्य या इस विशाल एग्जाम से पार पाने की या उसमें सफल होने में कोई भी कठिनाई नहीं है। बट ये भी चीज होती है ना कि जैसे बच्चे पहले दिन ही सॉल्व करने लगते, तो उनको लगता है कि एक दिन में ही 2 साल का सिलेबस करना है। तो आई थिंक वो जो प्लानिंग होती है, वो जो मतलब सिलेबस तो आप 2 साल में करते हो, तो वो चीज भी जरूरी होती है आई गेस। तो और देखो, जैसा मैंने कहा कि भाई ये मंजिल बहुत ही उच्च कोटि की है, और जब बहुत बड़ी चीज हासिल करनी होती है तो उसके लिए तपस्या भी उतनी करनी पड़ती है। तो बड़ी चीज ऐसे थोड़ी हासिल हो जाएगी, इसके लिए तपस्या भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी ना। और जब उस तपस्या करके उस टारगेट में जब सफल होंगे, तो उसका फिर आनंद भी आएगा, वो फिर जीवन भर काम भी आएगी। व्यक्ति की उसी हिसाब से सोशल स्टेटस भी बढ़ता है। तो 2 साल की मेहनत जरूर है, 2 साल की तपस्या जरूर है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन ये जो सफर है 2 साल का, ये जो रास्ता है, ये रास्ता हंसी खुशी के साथ कटेगा अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में और प्रॉपर गाइड के साथ में इसमें चलेंगे तो। और ये तो सर सिलेबस का तैयारी प्रिपरेशन की बात हो गई, बट वो जो प्रेशर होता है कि इतने लाखों बच्चे दे रहे हैं, तो एम आई गुड इनफ, क्या मैं इतने रैंक्स को क्रॉस करके इतने बच्चों को आगे पीछे छोड़ के मैं आगे निकल पाऊंगा। तो इसमें ऐसा है कि नो डाउट इस कंपटीशन के बहुत टफ होने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सब्जेक्ट और उनके अंदर जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपने आप में इसको बहुत कठिन बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज को ये भी कठिन बनाती है कि कितने बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है आईआईटी की, जिसको हम कहते हैं जेई मेन, उसमें लगभग 1.5 लाख नहीं, लगभग
12 लाख बच्चे बैठते हैं, है ना, और 12 लाख में से फिर लगभग 2.5 लाख बच्चे फाइनली जेई एडवांस में बैठते हैं, और उसके बाद फाइनली लगभग 11-12 हजार बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। तो जो ये फिल्टरिंग प्रोसेस है, इस फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू बच्चों को गुजरना तो पड़ता है। तो उस हिसाब से नो डाउट ये एक बहुत ही कठिन एग्जाम है। कंपटीशन, बच्चों की संख्या की वजह से कंपटीशन अच्छा खासा है, लेकिन इट इज वर्थ पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन। किसी बच्चे को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि यार कि मेरे से आगे इतने बच्चे हैं या मुझसे तेज इतने बच्चे हैं, तो इसलिए मेरा क्या होगा या मेरा कुछ नहीं होगा। इस तरह की सोच विचार बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस में ऐसे कई तरह के बच्चे देखे हैं जो सीधे ही गांव से उठ करके अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करके 12वीं तक उन्होंने कोई कोचिंग का नाम नहीं सुना, 12वीं के बाद रिपीटर बन के आए, या कई बच्चे 10वीं के बाद सीधे 11वीं में पढ़ने के लिए भी आए। तो हर प्रकार के ये जो इस तरह की सोच रखने वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी यहाँ पे आकर के हमसे जुड़ करके उनको सेलेक्ट होते हुए देखा है। तो इसलिए ये डर तो बिल्कुल दिमाग में होना ही नहीं चाहिए, एंड नॉट ओनली फॉर आईआईटी जेईई बट आई से फॉर एवरीथिंग। लाइक I will take your example also. Before entering into your this entertainment task, entertaining people, did you take any training of this? No, I don't think so, है ना। और बाकी when you entered into this field, उसके पहले आपने देखा होगा पीयूष कि ऑलरेडी कई सारे established लोग इस एंटरटेनमेंट टास्क के अंदर या एंटरटेनमेंट बिजनेस कह लो या टास्क कह लो, इसके अंदर कई लोग पहले से इतने जुड़े हुए हैं और इतने टॉप लेवल पे हैं, उसके बावजूद भी नए नए लोग एंट्री करते ही है ना हर चीज के अंदर, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गेम्स हो, हर चीज के अंदर ऑलरेडी बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है और बहुत बहुत ही कैलिबर के लोग उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी नए लोग आते हैं और अपनी टैलेंट से और अपनी मेहनत से अपना स्थान उसके अंदर बनाते भी हैं। इसलिए किसी भी चीज से डरे बिना अपने डिटर्मिनेशन, ये बात जरूर है कि अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए, अपने को ये जज करना चाहिए कि क्या हम इतने मेहनती हैं, क्या हम 2 साल तक उतना जुनून अपने अंदर रख सकते हैं। ये 2 चीजें अगर अपने अंदर है ना, तो फिर भले ही भगवान ने दिमाग हमको कैसा भी दिया हो, लेकिन अगर ये 2 चीजें हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं और इतने लंबे समय तक जुनून रख सकते हैं बिना टेंशन लिए, तो फिर मंजिल जरूर पाएंगे। बिल्कुल सर। और सर मैं तो मेरा एग्जांपल दूंगा कि जब मैं कोटा आया था तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ छोटे शहर से आया हूँ, मैं अकोला से आया हूँ जिसका नाम कई लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन में सुने भी नहीं होते हैं। मैं देख रहा हूँ मुंबई से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कोलकाता से लोग आ रहे हैं, तो मेरे को लगता था मैं तो कहाँ ही स्टैंड करता हूँ इनके सामने, ये तो ऐसा लग रहा है कि रेस में कितने आगे होंगे। बट फिर 1 महीने प्रेशर लेने के बाद मैंने सोचा यार ये प्रेशर लेके कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, और मैं ये तो नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ कि 1000 लोगों को मैं पढ़ाई करने से रोक दूं कि तुम मत पढ़ो यार मेरे को रैंक लाना है। तो मेरा तो ये अप्रोच हो गया था फाइनली कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ, मेरे सामने सिलेबस है, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पढ़ूंगा और फिर जो आउटकम होगा देखा जाएगा। एंड आई थिंक ये अप्रोच मेरे को काफी हेल्प की थी स्टैंड अप कॉमेडी में भी और जेई की प्रिपरेशन के लिए भी। बट सर जैसे कि अब आप बोल रहे हैं कि 2 साल की तैयारी करनी पड़ती है, तो क्या ये डर है या पेरेंट्स का अप्रोच या स्टूडेंट्स का अप्रोच सही है कि 2 साल आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मतलब सारा फन खत्म, अब आप अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दो, एक मूवी भी नहीं देखोगे, इंडिया का मैच भी नहीं देखोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 2 साल का मतलब है 11, अगर कोई बच्चा 11th में आ रहा है तो उसके लिए 11th और 12th मिला के 2 साल हो गए, और अगर कोई बच्चा 12th के बाद आता है तो उसके लिए 1 साल हो गया। तो जो 1 साल 2 साल वाली बात है ना, तो इसमें मेरा ये कहना है कि 11th वाले के लिए ऑब्वियसली 2 साल उसको पढ़ना पड़ेगा, 12th पास वाले के लिए 1 साल उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो कंटेंट है ना वो इतना ज्यादा है कि इसको टाइम तो देना पड़ता। बट जहां तक ये फन वाली बात है वो ये है कि जो बच्चा रेगुलरली अपना काम तन्मयता के साथ करता है, जो एक सिस्टम जो पढ़ाई का बना होता है, उस सिस्टम को अगर कोई बच्चा डेली रूटीन में फॉलो करता है तो फिर उसके लिए
बाकी और चीजें करने का टाइम भी रहता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई फन बहुत ज्यादा मात्रा में करो, हाँ पिक्चर खूब सारी देखो, रोज रोज मैच भी देखो, कुछ चीजों को त्याग करना भी सीखना चाहिए। अगर कोई बड़ी चीज प्राप्त करनी है तो कुछ चीजों की लिमिटेशन भी डालनी पड़ती है, थोड़ा लिमिट में भी लाना पड़ता है। अगर आप 10th क्लास तक रहते हुए, 10th क्लास तक पढ़ते हुए आईपीएल का हर मैच देख सकते हो, तो हाँ। अब उसको कम करना पड़ेगा कि चलो भाई इंपॉर्टेंट मैच देख लेते हैं, या सेमीफाइनल देख लेते हैं, या फाइनल देख लेते हैं, कुछ पसंद की टीमों के मैच देख लेते हैं। जितना टाइम है उसके हिसाब से लिमिट में चीजों को रखते हुए करें। अपने को पढ़ाई को ज्यादा टाइम देना है, बाकी चीजों को थोड़ा टाइम देना है। लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता है कि भाई आप आईआईटी की तैयारी करते समय इन सारी चीजों को कट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं है। बस ये कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रेगुलरली अपना काम करते हो तो फिर आपका वर्क जो है ना पाइलअप नहीं होता है, वो ऐसे इकट्ठा नहीं होता कि इतना सारा काम हो गया कि फिर आदमी सरेंडर कर देता है कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा। आप रोज रोज करते जाओ अपना काम, तो फिर हर चीज के लिए टाइम मिलता है। ओके बिल्कुल सर। अब सिलेबस इतना ज्यादा होता है अगर आईटी जेई का, तो मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स का, इनफैक्ट मेरा भी ऐसा था कि कुछ फेवरेट चैप्टर्स बन जाते हैं जिनका दोस्ती हो जाती है, और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हो जाते हैं कि इससे इससे मिलाप भी नहीं करना है। तो वो ऐसा हो जाता है कि इस चैप्टर को छोड़ ही दूं क्या मैं, या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लेता हूँ। और जो फेवरेट चैप्टर्स रहते हैं उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, उसमें भले ही फिर पीएचडी कर लेंगे। तो ये अप्रोच तो गलत ही है, क्योंकि एग्जाम में तो सारे ही क्वेश्चंस आने हैं, सारे चैप्टर्स आने हैं। तो एक जो एटीट्यूड बन जाता है, क्योंकि सबके फेवरेट सब्जेक्ट्स या फेवरेट टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे मेरे को प्रोबेबिलिटी बहुत पसंद था, ऐसा मन करता था कि 2 साल में प्रोबेबिलिटी ही पढ़ता रहूं, लेकिन फिर मैथ्स में से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे। तो ये जो हम्म। मेंटेलिटी बन जाती है, जो अप्रोच बन जाता है, इससे कैसे बच सकते हैं? देखो ये मेंटेलिटी नेचुरल है, नॉट ओनली फॉर स्टडीज बट फॉर डेली अदर थिंग्स आल्सो। हर आदमी उस चीज को करना चाहता है जो उसको आसान लगता है या जिसमें उसको आनंद आता है ना। आसान और आनंद दोनों में से कई बार दोनों चीजें मैच कर जाती है, कई बार एक चीज मैच कर जाती है। तो आदमी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इन चीजों की तरफ जाए, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि भाई आईआईटी के लिए तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, और किस चैप्टर में से कितने सवाल आएंगे कोई निश्चित भी नहीं होता है, इसलिए किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चे को बैलेंस तो बनाना पड़ता है, और डेफिनेटली अगर उसको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है या उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर ज्यादा पसंद है, तो भाई उसको 5% ज्यादा कर लो, थोड़े सवाल उसके ज्यादा कर लो। लेकिन अगेन हर चीज को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कोई चीज पसंद है या नहीं पसंद है, अपने को एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो वो चीज करनी पड़ेगी। पसंद को, अपनी पर्सनल ओपिनियन को एक बार अपने को साइड में रखना पड़ेगा। एग्जाम के रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो काम अपने को करने पड़ेंगे। तो वो बच्चे धीरे धीरे क्या है कि उस चीज को सीख भी जाते हैं, और जब पेपर वेपर होते हैं उसमें जब उसके मतलब नंबर खराब आते हैं तो अपने आप ही बच्चा समझ भी जाता है। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन आए उसके पहले ही अगर बच्चा समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बैलेंसिंग तो करनी पड़ती है। आई होप कि बच्चे ध्यान दे रहे होगे, इस चीज पे ध्यान देंगे कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया और फिर अब यही चैप्टर के मैं करते रहूंगा प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली बच्चों के दिमाग में या पेरेंट्स के दिमाग में होता है, तो ये मैं पूछ लेता हूँ कि क्या कोटा जाए बिना बच्चे जे क्लियर कर सकते हैं? अब कोटा वालों से तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ नहीं, बट मैं आप लेकिन इसमें एज एन अनबायस्ड जवाब नहीं, मैं अनबाइस्ड जवाब दूंगा। मेरा कोई कोई भी जवाब मैं किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं रहेगी, और वो एक नंबर्स के साथ एक्चुअली जजमेंट लिया जा सकता है कि भाई पूरे देश भर में आईआईटी के बच्चे एग्जाम देते हैं, पूरे देश भर से आईआईटी के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो कोटा से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बाहर से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसी एक सिटी से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करी जाए, परसेंटेज सिलेक्शंस की बात करी जाए, तो वो सिटी के हिसाब से अगर देखें तो फिर वो कोटा का जो है ना वो एक मतलब अच्छे नंबर पे, एक नंबर पे आएगा, मैं तो यही कहूंगा। हाँ। तो पूरे देश भर में लगभग 70% बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, और यहाँ पे करीब करीब पूरे रिजल्ट के अंदर लगभग
30% के आसपास जो है संख्या वो यहाँ के बच्चों की रहती है। तो बाहर से भी तो इतने बच्चे सेलेक्ट हो ही रहे ना, तो सेलेक्ट होने के लिए कोटा में आके पढ़ने से उसके चांस रिलेटिवली बढ़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि यहाँ नहीं आएगा तो सेलेक्ट नहीं होगा। तो एक चांस जो है ना उसका बढ़ जाता है। यहाँ पे आके उसको एक अलग तरह का माहौल मिलता है, एक अलग तरह का कंपटीशन उसको मिलता है, और चारों तरफ उसको पढ़ाई का माहौल दिखता है। तो बच्चा क्या है कि बेसिकली कोठा आने के बाद बच्चा अपने आप को एक तरह से ज्यादा परफॉर्म करने लायक बना देता है, और जितना वो कर सकता था ना उससे भी ज्यादा करके बताने की उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है। सो दैट इज इट। नहीं, क्योंकि मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जनरली ये जो माहौल बनाते कि कोटा, यार कोटा को लेके नेगेटिविटी कर लेते हैं लोग, फैला देते हैं कि यार कोटा में ऐसा क्या करते हैं, क्या उनको सिर्फ उसी की तैयारी करते हैं या फिर उनके पास एक कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। जितना मेरा ओपिनियन है या जितना मैंने देखा है कि वो एनवायरनमेंट, वो सारे बच्चे जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एकांत होता है, मैंने जैसे देखा कि जो अपने होम टाउन में रह रहे होते हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको वो लग्जरी रहती है। तो आई थिंक वो उस हार्डवर्क के लिए रेडी नहीं रह पाते हैं, या फिर वो जो 24 महीने का जो कंटिन्यूअस ग्रिलिंग प्रोसेस होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसमें मैं कहूंगा कि एक तो कोटा आने पे एक सबसे पॉजिटिव बात ये होती है बच्चे के साथ कि जब वो कोटा आने की सोचता है ना तो बच्चा कमिटेड हो जाता है। हाँ। उसके मन से एक लगन शो होती है कि यार मैं इस मकसद के लिए अपने घर से वहां पे जा रहा हूं। और जब अपन किसी चीज के लिए घर छोड़ के या अपने सारे सुख सुविधाएं छोड़ के, अपने यार दोस्तों को छोड़ के जब दूसरी जगह जाते हैं ना, चाहे किसी भी मकसद से जाएं, तो एक कमिटमेंट लेवल जो होता है ना उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो बहुत बड़ा हो जाता है। यार आई एम मोर कमिटेड फॉर दिस थिंग। और बाकी तो फिर यहाँ आकर के डेफिनेटली यहाँ आता है, बच्चे के पास ज्यादा टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस रिलेटिवली कम होते हैं, है ना। यहाँ कोई ज्यादा ऐसे घूमने फिरने की इतनी सारी जगह भी नहीं है। अच्छा, जिसको घूमना फिरना होता है वो तो ढूंढ भी लेता है, बट दे आर नॉट सो इजीली अवेलेबल थिंग्स, है ना। तो वैरायटी की कोई ऐसी कोई चीजें नहीं है। तो इसलिए बच्चे का एक फोकस है ना पढ़ाई पे रहता है, और उसका रिलेटिवली आउटपुट काफी ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ द फोकस एंड एनवायरनमेंट। आई थिंक यही समझ है कि अगर आप कोटा नहीं जाते हो लेकिन आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, फॉर सम रीजन आप नहीं जा सकते हो, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक जेई। लेकिन कोटा अगर आप जा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गारंटी कि आप जेई क्रैक कर लोगे। वहां जाके भी आपको पढ़ना है, वो प्रोसेस से गुजरना है, ग्रिल होना है। या हाँ, प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, ग्रिलिंग प्रोसेस तो है ही, क्योंकि बच्चे के पास में रिलेटिवली टाइम भी ज्यादा रहता है, और उस सोच की वजह से बच्चे को मटेरियल भी थोड़ा बहुत एडिशनल मिल ही जाता है। और बच्चे के अंदर यहाँ आके ना यूं समझ लो कि भूख बढ़ जाती है उसकी खुद की भी। तो जैसे होता है ना कई जगह पे आपको मतलब भूख ज्यादा लग रही है तो आप ज्यादा खा सकते हो, ज्यादा डाइजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ का एनवायरनमेंट उसको कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी जो एकेडमिक भूख है ना वो बढ़ जाती है और वो डाइजेस्ट भी हो जाता है उसको। कोटा को लेके सर मैंने दो ही टाइप के एक्सपीरियंसेस सुने होते हैं लोगों के। एक तो जो जेई क्रैक कर लेते वो तो बहुत पॉजिटिवली बताते हैं, लेकिन जो लोग वहां पे जाके फिर या तो नहीं पढ़ाई हो पाती है या फिर टाइम वेस्ट कर लेते हैं या फिर फन करने लग जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी फ्रीडम एक साथ मिल जाती है, पेरेंट्स देखने वाले नहीं होते हैं दिन रात, तो अब वो फ्रीडम को मिसयूज करने लग जाते हैं, तो उनका फिर जेई नहीं होता है। तो अगर आप उनसे सजेशन ले जाओ कि भाई जाओ कि नहीं जाओ, तो वो तो ऐसे बोलेंगे यार तेरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी, प्लीज मत जा, कुछ यहाँ अच्छा कर ले। लेकिन जो पढ़ लेते हैं, जेई क्रैक कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, वो ऐसे बोलते हैं कि बेस्ट जगह है, जा तू। इसमें मैं ये कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरे पे दोष देने लग जाता है। तो कोटा की तरफ से, तो कोटा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, हमारा रेजोनेंस है, सब लोग मिलकर के बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे की सक्सेस के लिए लगे रहते हैं उसके पीछे, और टाइम टू टाइम पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं। मोटिवेशन क्लासेस होती है, ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, सब तरह की चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं अपनी मोटिवेशन क्लास में बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे आकर के आप सिर्फ जेई क्रैक करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं सीख रहे हो,
आप यहाँ पे रह करके और भी कई सारी चीजें ऐसी सीख रहे हो, अपने अंदर ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हो जो आगे जाकर के फ्यूचर में काम आएगी। जैसे कि भयंकर कंपटीशन में अपने आप को संभाल के रखना। हाँ क्योंकि यहाँ आते हैं ना बच्चे तो सब अपने अपने स्कूलों के दिग्गज होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में किसी के 20% आ रहे हैं, किसी के 10% आ रहे हैं, किसी के 30% आ रहे हैं, और वो जो 95% और 90% मार्क्स ला रखे होते हैं बच्चे, वो एकदम से यहाँ आके तारे जमीन पे आ जाते हैं एक प्रकार से। बिल्कुल। तो उन बच्चों को इतनी सारे जो झटके लगते हैं, और नॉट ओनली इन अ सिंगल टेस्ट बट लगभग हर टेस्ट के अंदर इस प्रकार के झटके बच्चों को लगते हैं और लगते रहते हैं। तो एक जो चीज कोटा सिखाता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बच्चों का एनवायरनमेंट होता है, लगभग 2 लाख बच्चे होते हैं, तो उसके अंदर बच्चा एक इंस्टीट्यूट में तो भाई सारे 2 लाख नहीं होते, लेकिन कम से कम उसका जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में वो पढ़ रहा होता है, जिस फेज में वो पढ़ रहा होता है, 10-20 हजार बच्चे तो होते ही हैं उसके अंदर। इतने बच्चों के अंदर compete करते हुए अपने आप को इतनी नेगेटिविटी के अंदर भी पॉजिटिव बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और जो एक ग्रिलिंग प्रोसेस है, जो एक तरह से भट्टी में जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई सोने को तपाएंगे तो वो और ज्यादा निखरेगा, उस तरह से उसका निखरना होता है। तो मैं बच्चे को ये बोलता कि फ्रॉम कोटा यू आर नॉट टेकिंग विद यू ओनली IIT एंड NIT सिलेक्शन, बट यू आर टेकिंग विद यू मेनी अदर क्वालिटीज विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन दी होल लाइफ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नॉलेज काम आएगा केवल IIT और NIT की परीक्षा पास कराने के लिए, इसके बाद इसकी कोई ज्यादा एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप होती है, हार्ड वर्क करने की, डिसिप्लिन में रहने की, टाइम पे क्लास अटेंड करने की, तो एक जो पूरा एक 24 घंटे का जो एक टाइम डिवीजन होता है, जो उस डिवीजन को बना करके काम करता है, तो एक आदमी के अंदर रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना सीखता है, अपने आप को अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कैपेसिटी में निकाल कर यूटिलाइज करना सीखता है। अदरवाइज क्या है कि आदमी जो है ना, जैसे मान लो अपने रूटीन माहौल में रहता है, अपने घर पे रहता है, हाँ हो सकता है वो अपना एक्स यूटिलाइजेशन करे, आदमी की कैपेसिटी है 10x, लेकिन वो अपना एक्स इस्तेमाल कर रहा है। कोटा आने के बाद वो क्या है कि अगर उसकी कैपेसिटी 10x है ना अपने आप की, तो उसको 12x कर देता है, उसको 20x कर देता है, वो मल्टीप्लाई कर देता है उसको अपने यूटिलाइजेशन बढ़ाने की। तो दीज आर द मेनी थिंग्स विच द स्टूडेंट लर्न्स हियर। और इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि जिसने कोटा में 2 साल की तपस्या कर ली ना, वो IIT NIT में पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन दुनिया में उसको किसी भी कोने में डाल दो, वहां भी वो सक्सेसफुल निकल करके आएगा। बिल्कुल सर। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस मुझे याद है, मैं पहले दिन मेरे पेरेंट्स के साथ आया था मैंने, तो मैं तो इतना नर्वस हो गया था कि बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये क्या यूथ सिटी है कि क्या है, क्योंकि हर तरफ बच्चे बैग लेके घूम रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको नॉर्मली फन करने वाले बच्चे दिख रहे हैं तो आप रिलैक्स हो जाओ, बच्चे ही बच्चे। तो मैं सोचा यार कैसे होगा, ये तो पॉसिबल दिख नहीं रहा है। और फिर बाद में जब प्रोसेस शुरू हुई, क्लासेस शुरू हुई, तो मैं तो अपने स्कूल में टॉपर था। मैं तो इनफैक्ट बोर्ड्स में भी अच्छे काफी मार्क्स आए थे, मैं स्टेट टॉप किया था। यहाँ देख रहा हूँ तो इतने सारे बच्चों के मेरे से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो अलग से प्रेशर था ही। उसके बाद में फिर ये जो रूमर्स चलते कि अरे वो जो ए बैच के बच्चे हैं ये सिर्फ दिन में 2 घंटे पढ़ लेते और सब आ जाता है इनको, और हम यहाँ 6-6 घंटे घिस रहे हैं, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इसमें ऐसा है कि ये बात तो सही है कि कई बच्चे एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को वाई टाइम में कर लेते हैं, कई बच्चे एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को 2y टाइम में करेंगे, कोई एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को 3y टाइम में करेंगे। उसमें भी इस बात का फर्क पड़ता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस तो अपनी जगह है, लेकिन क्लास में कितने फोकस से पढ़ाई कर रहा है। क्लास में कंसंट्रेशन रखेगा तो चीजें इजीली दिमाग में जाएगी। फिर घर पे जाने के बाद जब होमवर्क कर रहा है तो कितना फोकस्ड होके कर रहा है। माइंड अगर इधर उधर दौड़ाता रहेगा तो क्लास में समझ में ढंग से नहीं आएगा, फिर घर पे जाएगा तो सवाल करने में भी दिक्कत आएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी इंटेलिजेंस इज वन फैक्टर, बट काफी सारी चीजें पर्सनलाइज होती, अपने ऊपर डिपेंड करती है कि भाई हम कितना फोकस होकर के उस चीज को पढ़ रहे हैं, कितना फोकस होकर के उस काम को कर रहे हैं। इन बातों का भी अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है। और डरने से कभी कोई हासिल नहीं होती कोई भी चीज, टेंशन करने से कोई चीज हासिल नहीं होती है ना। अगर कोई काम करना ही है तो उसको खुशी खुशी करो, भाई करना तो है ही, तो उसको टेंशन नहीं क्यों करना है। जब बच्चा 1.5 घंटे अगर क्लास में बैठा है तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तू 1.5 घंटे क्लास में बैठा है तो तेरी कमर भी दुख रही है ना। 1.5 घंटे की 3 क्लासें अटेंड करेगा, तेरे को भूख भी लगेगी, ठीक है कि नहीं है, तेरे को इधर उधर घूमने फिरने की फ्रीडम भी नहीं मिल रही है। तो जब इतने कष्ट सहन कर ही रहा है तो ध्यान देके पढ़ाई कर ले। हाँ बिल्कुल।
तो ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चा खुद कितने फोकस से पढ़ाई कर रहा है क्लास के अंदर, कितना फोकस से सुन रहा है, समझ रहा है, नोट्स भी बना रहा है, और कितना फोकस से प्रॉब्लम्स करते हुए वो उन चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है। अगर कोई बच्चा इस सीढ़ी दर सीढ़ी चलेगा ना, तो वो जो 1000वीं सीढ़ी, शुरू में ऐसा लगता है कि यार वहां कैसे पहुंचूंगा, लेकिन एक एक सीढ़ी करके तो पहुंचते हैं ना, कितनी भी चाहे ऊंचाई पे। अभी मंदिर में जाते हैं, कई पहाड़ियों पे मंदिर होते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जाते हैं, एकदम से तो जंप लगा के वहां पहुंच नहीं जाते हैं, एक एक सीढ़ी चलते चलते पहुंचते ही है। अभी कई लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं, कितनी लंबी चढ़ाई है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होती है ना, वही है। सर बट आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में कभी ऐसा रहा है कि आपको लगता था कि ये बच्चा तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इजीली ग्रास्प कर लेता चीजें, और दूसरा बच्चा है जो सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, और उसने सिर्फ हार्ड वर्क के बेसिस पे, तो सिर्फ टैलेंटेड जैसे बोलते हैं बच्चा है, उससे बेटर रैंक लाई हो या फिर आगे निकल तो गया? मेरे ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, अनेकों एग्जाम्पल है जिसमें मैंने देखा कि सिंसियरली काम करने वाले बच्चे कितना आगे बढ़े हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी मोटिवेशन क्लास में भी देता हूँ, आज इसमें भी दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कई बच्चे कोटा आकर के मोटिवेशन क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम यहाँ तो वो बच्चे सुने उस बात को। तो 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल मैं अक्सर लेता हूँ, एक स्टूडेंट था मुरैना एक शहर है एमपी में, और वहां का एक बच्चा पढ़ने आया था। तो वो मतलब 12वीं के बाद रिपीटर बैच में आया था पढ़ने के लिए। वो पूरी क्लास में लगभग हर 10 या 15 मिनट के बाद डाउट पूछता था, ठीक है। और अगर किसी दिन वो डाउट पूछने में थोड़ा लेट हो गया, तो सारी क्लास में सन्नाटा हो जाता था कि इसकी तबीयत तो ठीक है आज, है ना। और इवन मतलब मैं भी कई बार तो उसके डाउट को बताते बताते मुझे भी हंसी आ जाती थी, लेकिन उस बच्चे ने अपने आप को इतना प्रिपेयर इन द सेंस कि उसने अपने आप को डाउट पूछने के लिए इतना रेडी किया कि वो डाउट पूछते समय खुद हंसता था, मतलब खुद मुस्कुराते हुए डाउट पूछता था। तो उसके हर क्लास में लगभग 10-15 मिनट में डाउट होते थे। अल्टीमेटली हुआ ये कि जब आईआईटी का रिजल्ट आया, तो उस बच्चे की रैंक थी 1, 2, 3, 123 रैंक के साथ वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। क्लास में डाउट पूछते समय बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इस तरह का रिजल्ट आया कि सब लोग देखते रह गए। तो उन जो साल भर की जो प्रोसेस थी ना, उस प्रोसेस में भले ही उसका मजाक उड़ाओ, लेकिन उस बच्चे ने ईमानदारी से काम किया कि भाई मुझे कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे ये चीज पूछनी है। तो उसने जो है ना डाउट पूछने में कभी कोई कमी नहीं रखी। तो दैट इज वन एग्जाम्पल, जो बहुत सिंसियर और तीसरे चौथे बैच का बच्चा था वो, और अल्टीमेटली 123 रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ। एक बच्चा था हमारे यहाँ 11th में, उसका एडमिशन हुआ था 11th का A2 बैच में। मेहनत करता गया, A1 में पहुंचा, फिर हमारा एक सबसे ऊपर बैच होता IA बैच, उसमें पहुंचा, फिर 12th में ऐसे कंटिन्यू करता रहा। अल्टीमेटली टॉप 100 में रैंक के साथ वो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। ऐसे एक और बच्चा था, वो भी 11th में लगभग 5वें बैच में उसका एडमिशन हुआ था, और 5वें बैच से चलते चलते 11 में वो दूसरे बैच तक पहुंचा। फिर 12th में आते आते जो सबसे टॉप बैच होता है हमारा IP, उसके अंदर वो आया, और टॉप कौन सी रैंक थी उसकी, 50 या 60 ऐसे कोई रैंक उसकी थी। तो सिंसियरिटी के साथ काम करने पे भी बच्चे अच्छे से अच्छी रैंक हासिल करते हैं। शुरू में आपका लेवल कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली टॉप में पहुंच जाते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें रैंक 2 रैंक 1 का उदाहरण है। तो नाम नहीं लूंगा मैं बच्चों का, तो ये काफी पुरानी बात है। और उसमें ये था कि क्लास के अंदर एक बच्चा था जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें जो सिंसियरिटी वाला फैक्टर था और टीचर्स की रेस्पेक्ट वाला जो फैक्टर था ना, वो एकदम नदारद था। तो टीचर को तो वो यूं समझता था कि यार ये तो प्रोफेशनल है, इनको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये तो इनका काम है, इनकी ड्यूटी है, इनको हर क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। और वो क्लास में हमेशा ये कोशिश करता था कि टीचर को फंसाए, ये उसका एटीट्यूड रहता था। इसके बनिस्बत एक दूसरा लड़का था जो भी उसी बैच में था, और उसकी रैंक रिलेटिवली कम चलती थी, जो रूटीन में टेस्ट होते थे, लेकिन सारे टीचरों के साथ बड़ा कोऑपरेटिव रहता था, और सारे टीचरों के साथ बहुत रेस्पेक्टफुली बात भी करता था, और बाकी बच्चों की भी मदद करता था। बाकी बच्चे पूछते थे तो उनके लिए मेहनत करके, उसको अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता था तो वो जवाब ढूंढ के उनको देता था। और जो इंटेलिजेंट बच्चा जिसकी बात में कर रहा था, वो कभी किसी को बताता नहीं था, तो वो कंपटीटर मानता था उनको,
कि यार इनको बताऊंगा तो ये मेरे से कम्पीट कर जाएंगे। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जो सिंसियर बच्चा था जिसकी साल भर रैंक कम आती थी, उसके ऑल इंडिया रैंक 1 आई। और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसके उस सिंसियरिटी और जो एक स्टूडेंट के अंदर जो एक विनम्रता होनी चाहिए, उसका उसको ग्रेस मार्क्स भी मिले। और जो दूसरा बच्चा था उसके ऑल इंडिया रैंक 2, 1 और 2। अब 1 तो 1 ही होता है, 2 2 ही होता है। हाँ। तो ऐसे करके अनेकों एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर मैंने सब तरह के केसेस देखे हैं। और इवन ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो थक हार करके, मतलब मैं एक बार की बात बताता हूँ कि मैं मेरे कमरे से बाहर निकला, मकान से बाहर निकला, तो मैंने देखा कि सामने 8-10 मकान छोड़ के एक ट्रक में सामान भरे जा रहे हैं। और मुझे मालूम था कि यार वहाँ एक स्टूडेंट रहता है, तो मेरे क्यूरियोसिटी के कारण मैं वहाँ गया और मैंने पूछा, मैंने कि क्या चल रहा है भाई? कि सर सामान भर के घर जा रहा हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, कॉन्फिडेंस दिलाया। मैंने कि भाई तू अगर इससे भाग जाएगा तो करेगा क्या? क्या ऑप्शन है तेरे पास और क्या करेगा? मतलब यहाँ तेरे से सब चीजें मिल रही है, तुमको मेहनत ही तो करनी है, जैसा बता रहे हैं वैसा गाइड कर रहे हैं, वैसा वैसा काम करते चले जाओ। उस बच्चे के पिताजी को भी समझाया मैंने, तो उन्होंने बात सुनी और फिर उसके बाद सामान वापस रखवाए और अल्टीमेटली वो बच्चा फिर आईआईटी में सेलेक्ट भी हुआ। एक बच्चा था जिसने 2 साल कोचिंग करने के बाद आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उसके फादर ने बोल दिया कि भाई तू घर आ जा, अब अपनी दुकान है, दुकान पे बैठना है तेरे को। बाप रे। उस बच्चे को मैं बहुत पर्सनली जानता था, तो मैंने उसके फादर के नाम एक लेटर लिखा उस बच्चे के रिकमेंडेशन के लिए कि आप इस बच्चे को एक मौका और दो। पहले ये मोबाइल और ये सब थे नहीं, बहुत पुरानी बात होगी, तो वो उस समय मैंने चिट्ठी लिखी बाकायदा उसके घर पे। उसके पिताजी ने मेरी बात सुन करके एक मौका दिया उस बच्चे को, और वो फिर 1 साल रिपीट करके अल्टीमेटली, उस समय आईआईटी नहीं था, ये आईएसएम धनबाद, अब तो आईआईटी बन गया, लेकिन उसका आईआईटी में और उसने आईएसएम धनबाद ज्वाइन किया और फाइनली मतलब आईआईटी तो बन ही गया वो। मुझे मालूम नहीं था मैंने ऐसे कोई चिट्ठी लिखी है। वो तो अभी कुछ साल पहले टीचर्स डे के दिन उस बच्चे ने मेरे को चिट्ठी मैसेज की व्हाट्सएप पे फोटो खींच के कि सर आपको याद है क्या, आपने मेरे लिए चिट्ठी लिखी थी? मैंने कहा यार मैं तो भूल गया यार। नहीं, वो तो ऐसे अनेकों वो तो सर हमने देखा ही है कि आपने सिर्फ एज अ फिजिक्स टीचर तो कभी नहीं पढ़ा, आपने हमेशा गाइड किया है। और अगर स्टूडेंट लाइफ के आसपास भी थोड़ी भी हेल्प चाहिए रहती है तो आपने हेल्प तो किया ही है। तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो गांव से, जिनके पेरेंट्स ना, मतलब जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि यार मैं तो गरीब हूँ, ये हूँ, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ खूब हेल्प भी मिलती है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके घर पे मतलब एक कमरा किराए पे लेके 2 बच्चे साथ रह रहे हैं, दोनों मिलकर के खुद रोटी सब्जी बना रहे हैं और एक टाइम का खाना बना के दोनों टाइम काम चला रहे हैं उससे। और हर 8 दिन में उनके घर से थैला भर के सामान आता था, उसमें वही आटा, दाल, मिर्च, नमक वगैरह। और एक टाइम खाना बना के शाम को खा लिया, या शाम को बना लिया तो उसी से दूसरे दिन खा लिया। और ऐसे करके बच्चों ने बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाइयाँ करके आगे निकले हैं। कोई सब्जी बेचने वाले का बच्चा निकला है, तो कोई ट्रक चलाने वाले का बच्चा निकला है। तो बच्चों ने विकट परिस्थितियों में भी मेहनत की है और सफल हुए हैं। अलग अलग प्रोफाइल मतलब टॉप से लेके, बीच से लेके, पीछे से, हर तरह की प्रोफाइल में बच्चे सेलेक्ट होकर के निकले हैं। और एक टीचर होने के नाते मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार कि अपन किसी बच्चे की लाइफ को एक शेप देने में अपन कहीं ना कहीं काम आ पाए। एक स्टोरी थी सर जो शायद आप तो भूल गए होगे अभी, बट मैं क्लास अटेंड किया था आपकी, उसके बाद ना मुझे फीवरिश सा फील हो रहा था, बुखार सा फील हो रहा था, तो मैं क्लास छोड़ के निकला और आप तो बाहर निकले ही थे। तो आपने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? तो बोला सर तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो घर जा रहा हूँ। तो आपने पूछा था कि कैसे जाएगा, मैं देखता हूँ कुछ ऑटो मिल जाए या फिर पैदल जाऊंगा। तो आपने बोला मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब क्या बात कर रहे हो सर, आप ड्रॉप करोगे? फिर उसके बाद में आप गए और मेरे घर के सामने ड्रॉप किया, मैं उतरा, फिर आपने विंडो नीचे किया और बोला ध्यान रखना। और मेरे घर के सामने मैं भूल गया, वास्तव में मुझे याद नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, इस तरह के वाकये होते रहते हैं, तो कुछ लोगों के याद भी रह जाते हैं और कुछ भूल भी जाते हैं। नहीं उसके बाद तो फिर इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि जो मेरे घर के सामने एक दुकान थी जहाँ पे वो मिल्क शेक पैटी वैटी बेचते थे, हाँ हाँ वहां पे ढेर हाँ सारे बच्चे बैठे थे, दुकानदार बैठ रहा था, उसने देखा हाँ अरे आर.के. वर्मा सर इसको ड्रॉप करने हैं। उसके बाद तो हाँ। ऐसा हो गया कि वो अलग ही लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गया मुझे। मैं बोला, अरे बच्चा कुछ खास है। हाँ, हाँ, तो ऐसे में एक और बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बच्चों के मोटिवेशन के लिए दे रहा हूँ। एक स्टूडेंट था, रिपीटर में था वो भी, और उसको आईआईटी के 1 महीने पहले चिकन पॉक्स हो गया था। तो घर वाले उसको ले गए,
कोटा में पढ़ा था, अजमेर का रहने वाला था, और 15 दिन में वापस, 15-20 दिन में वापस कोटा आया। यानी आईआईटी के एग्जाम के 10-12 दिन पहले वो कोटा आया। 15-20 दिन में चिकन पॉक्स वगैरह से तो बच्चा इतना वीक हो जाता है कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचती है। अच्छा, तो मैं उस बच्चे को ये बहुत पुरानी बात है, तब मेरे को क्या सिर्फ साइकिल चलानी आती थी, मोटरसाइकिल भी नहीं आती थी, कार भी चलानी नहीं आती थी, मेरे पास थी भी नहीं। तो मैं विज्ञान नगर रहता था और वो तलवंडी रहता था। हाँ। तो मैं पैदल पैदल उसके घर जाता था और उसके कमरे पे मिलके और उसके साथ रेसनिक हेलिडे के 1 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करता था बस। तो उसको इतना मोटिवेशन आया कि एंड में ना उस बच्चे की आईआईटी में रैंक आई 103, ओह और फिर उसने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। ग्रेट। तो जैसे कई बार बच्चे ना हिम्मत हार जाते हैं कि यार एग्जाम के 1 महीने पहले ऐसा हो गया, अब क्या करूंगा। तो उस बच्चे ने तो हिम्मत नहीं हारी, आया भी सही, और साल भर में भी वैसे उसने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन चिकन पॉक्स होने के नाम पे तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन उसके पिताजी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया था, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग का टाइम था, और वो मुझे हमेशा, उसके फादर खुद प्रोफेसर थे, तो मुझे कहा करते थे कि भाई आप बच्चों के साथ मेहनत करते जाओ, चीजें अपने आप बिल्कुल एकदम सही होती चली जाएंगी। क्योंकि शुरू शुरू में पढ़ाने वाले थे ना, तो शुरू शुरू में कई चीजों की दिक्कत रहती थी, बट एक चीज सीखी थी कि यार कि मेहनत कंटिन्यूअसली करनी है, सिंसियरिटी के साथ, तो अच्छे टीचर बन जाएंगे एक दिन। हाय गाइस, सो दैट वाज नॉट इट। इस वीडियो का पार्ट 2 भी है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा था, तो आई थॉट इसको 2 पार्ट्स में डालना चाहिए, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब दबा दो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो यार, @Mr. पीयूष। वहाँ पे भी मैं काफी अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, जाके फॉलो करो वहाँ पे। एंड फाइनली गाइस, स्टे होम एंड स्टे सेफ।